शुरू करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2021 जून 2022 हिंदी साहित्य का ये जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है और इसकी परीक्षा हुई थी 30 सितंबर 2022 को और ये है शिफ्ट 1 का पूरा पेपर। इस पूरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। इस दौरान जितने भी PYQ रिपीट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा। ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है और आंसर इसका सी अरबी। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। शीतला माता के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चे को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। तो इसका आंसर है ए, देवरानी जेठानी की कहानी। ये उसमें वर्णित है। ये 1870 की कहानी है और उसमें इसका जिक्र मिलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतु वसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है जीवानुभव, समाजबोध, कवि प्रसिद्धि, अपवाद। तो इसका सही आंसर है सी, कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, T.S. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है और कवि काव्य का माध्यम भर है, कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहली बात अभिव्यक्ति से पलायन है और दूसरा कवि काव्य का माध्यम भर होता है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हर बार रिपीटेड है, हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है इसके पात्र को लेके। तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की लिखी हुई, कहानी के पात्र कौन है? डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका। तो इसके ए, पी और डी ये तीनों ही इसके पार्ट हैं। श्यामनाथ इसका कैरेक्टर नहीं है, जबकि ये ऑप्शन में अवेलेबल ना होने की वजह से उस साल आयोग ने इसे, NTA ने इसे ड्रॉप कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हैं? रसप्रिया, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, पंचलाइट। तो इसका आंसर सही है डी, तीसरी कसम, मारे गए उर्फ मारे गए गुलफाम। ये फणीश्वर नाथ की रचना है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन? ये किसने कहा है? ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये महान, अरे यार गलत बोल दिया, सॉरी, ये बात तो सही बोली थी मैंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं इसके। और ये महानता वाली बातचीत कौन करेगा? नेशनलिस्ट आइडिया गुप्त, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी का विचार है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृक जल का। ऐसे संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करने वाले एक ही लोग हैं जिनमें प्रसाद गुण की कमी है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, और वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। ये कहा था महादेवी वर्मा जी ने, छायावाद की कवित्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई। क्वेश्चन नंबर, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, डी आंसर इसका। देखते हैं नेक्स्ट।
तीसरी कसम कहानी देखो, तीसरी कसम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रामपतिया, चुरमुनिया, पलटदास, धुन्नी राम। तीसरी कहानी के पात्र कौन है? तो इसका आंसर है यस, धुन्नी राम और पलटदास। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था दुलाई वाली अपना अपना भाग्य। और नेक्स्ट है गैंग्रीन, इसका आंसर है बी, दुलाई वाली। दुलाई वाली के वंशीधर कहानी का पात्र है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ग के अनुसार इसे कालक्रम में लगाना है। आपका बंटी, झूठा सच, धरती, धन ना अपना, मैया दास की माड़ी। तो देखो जो प्रकाशन का वर्ष है उसके अनुसार इसे लगाते हैं। फिर देखते हैं कि इसका सीक्वेंस सही क्या है। सबसे पहले है आपका बंटी, ये आई थी 1971 में। ये रचना 1971 में मन्नू भंडारी जी ने प्रकाशित करवाई थी। नेक्स्ट है धरती धन ना अपना, ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। फिर है झूठा सच, ये प्रकाशित हुई थी 1958 से 60 के बीच में। फिर है मैया दास की माड़ी, ये 1988 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, पहले नंबर पे आना चाहिए झूठा सच, फिर दूसरे पे आना चाहिए आपका बंटी, CABD। और आयोग ने ऐसा कोई भी इसका आंसर नहीं दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन उस साल ड्रॉप कर दिया गया था। इस चारों ऑप्शन नहीं दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से फिर कालक्रम में से लगाना है आपको। पहला है बकरी, मादा कैक्टस। फिर देखते हैं ईयर्स, मादा बकरी जो है वो 1900, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा था, ये 1974 में आई थी। फिर आता है कबीरा खड़ा बाजार में, ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट है मादा कैक्टस, ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। और कोणार्क, ये 1951 में प्रकाशित हुई थी। इस हिसाब से ये सीक्वेंस बनना चाहिए, D, C और A एंड B। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें असर्शन और रीजनिंग की बात करी गई है। चलो इसमें देखते हैं, पहला, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। दोनों ही बात सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और ये आप अगर पढ़ेंगे खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की, तो आप इसे जानेंगे कि हाँ एकदम सही बात बोली जा रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थित है किसका है? रुद्र का है, या फिर कुंतक का है, जगन्नाथ का है, वामन का है? तो इसका सही आंसर है C, जगन्नाथ जी का है ये। और ये रहा डिटेल बाकी सबके रचनाओं के नाम, काव्य लक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का विचार क्या है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा कोई नहीं है, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता भी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होती हुई भी कवि जैसी नहीं है। तो इसका आंसर है पहली वाली बात, क्योंकि बिहारी जी जैसा कोई नहीं था और पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए A। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी हर साल क्वेश्चन एक आता ही आता है, आषाढ़ का एक दिन से रिलेटेड। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सर्वजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमीचंद्र जी का है, बच्चन सिंह का है, गिरीश रस्तोगी का है, या जयदेव तनेजा जी का है? तो ये बच्चन सिंह जी ने कहा था एक आषाढ़ का एक दिन के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मृति रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। उपयुक्त छंद में छत्र से संबंधित सही तथ्य है। कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। बाहों की
कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है, या फिर बाहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, या अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी और डी। बाहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो सी और डी है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? लेट्स सी, सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन लीजिए। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। या फिर सी, अपनी यात्रा के तिमिराक्षण हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इसका सही आंसर है ये बी वाला और ये डी वाला। वो बढ़ने के लिए व्यग्र है और ये अनजान देखना चाहती है अनजानी दुनिया को। तो इसका आंसर है ए। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लक्ष्मीचंद्र जी, श्रीचंद्र जी, मूलचंद्र जी, मलूकदास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है श्रीचंद्र जी। ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। संस्मरण की पुस्तकें हैं नंगा तलाई का गांव, आछे दिन पाछे गए, ऋण जल धन जल, वे लड़ेंगे 1000 साल। तो नंगा तलाई का गांव और आछे दिन पाछे गए ये दोनों ही संस्मरण की पुस्तकें हैं। इनके नाम से ही समझ में आता है ये संस्मरण की पुस्तक है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रामचरितमानस के अंत में रामचरितमानस से भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, खासकर उत्तरकांड से आता है। इस साल इन्होंने उत्तरकांड से नहीं पूछा बट हर साल उत्तरकांड से जरूर एक क्वेश्चन आता है। खैर इसमें देखते हैं क्या पूछा इन्होंने रामचरितमानस से। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों में किया गया है किंतु संतों में नहीं किया गया। जो भक्त रामचरितमानस का आवाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। ये वाली बात तो सही है, ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था। और सबसे पहले जो इन्होंने बात बोली है कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा हरो, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो इस हिसाब से आंसर ए और डी होना चाहिए। यस, यही है इसका आंसर और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध का द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ, गोविंद नारायण, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इन चारों में से कुबेरनाथ जी हैं वो द्विवेदी युग के नहीं हैं। अध्यापक कुबेरनाथ जी जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं, तो इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि दोनों ही सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कालक्रम में लगाना है इसे। अग्निखोर, नीलम देश की राजकन्या, पिंजरा, जयदोल ये चारों रचनाएं किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन वर्ष के हिसाब से देखते हैं। चलो, अग्निखोर जो है वो प्रकाशित हुई थी 1973 में। पिंजरा जो है वो प्रकाशित हुई थी 1944 में। पिंजरा जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है नीलम देश की राजकन्या, ये 1933 में जैनेन्द्र जी द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। और जो लास्ट बची जयदोल, ये प्रकाशित हुई थी 1951 में अज्ञेय जी द्वारा। तो इस हिसाब से जो कालक्रम बनना चाहिए वो CBDA बनना चाहिए। ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका
अगले आगा ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है? फायरबाख, अर्नस्ट फिशर, जॉर्ज लुकाच या कॉडविल? तो इसका सही आंसर है कॉडविल। कॉडविल ही हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, और ये रचना ये कामायनी की लाइन है और इसको जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था। नेक्स्ट, मिलन के पल केवल 2, 4 विरह के कल्प अपार, ये महान व्यक्ति कौन हो सकता है? सुमित्रानंदन पंत जी विरह के कवि। उन्होंने कहा दिन 12 वर्षों में गूढ़े के भी सुने गए हैं फिरते। दिन 12 वर्षों में गूढ़े के भी सुने गए हैं फिरते, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा जी ने कहा था ये बात। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य के कथन, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है एक और द्रोणाचार्य के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। एक और द्रोणाचार्य के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ पर थपथपाती थी। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। तो पहली और दूसरी वाली जो लाइन है ये बात द्रोणाचार्य बोलता है एक और द्रोणाचार्य के पुस्तक में। ये इसका आंसर ए होना चाहिए। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास। तो इसका आंसर है नामदेव, जो महाराष्ट्र के एक बहुत ही जाने माने संत हैं। क्वेश्चन नंबर 28 असर्शन रीजन के बेस क्वेश्चन है। स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, अगर ये पता चल गया कि पहला गलत है तो अगला क्वेश्चन पढ़ो भी मत, अगला स्टेटमेंट सीधे डी वाले पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ इकलौता है, पहला स्टेटमेंट गलत होता है तो ये इकलौता ऑप्शन है, सेकंड पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, विट्ठलनाथ जी, नाभादास। ये एक ही इंसान है जिसके नाम में ला 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 आता है और वो है लल्लू लाल जी, ये उन्हीं की रचना है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ये पूरा डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदिन रचना नहीं है? भारतेंदु जी की रचना नहीं है कौन सी? विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, पाखंड विडम्बन, सती प्रताप। इन चारों में से एक ही है जो इनकी रचना नहीं है, वो है सती प्रताप। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शेखर एक जीवनी हर साल पूछते हैं इससे एक क्वेश्चन, कभी पात्र के बारे में पूछते हैं, कभी थीम के बारे में पूछते हैं, कभी उपन्यास की विशेषता के बारे में पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामान्य से पूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो इसका आंसर है कोई पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रसित नहीं है, और दूसरा एक अजन्मा विद्रोही पात्र है, क्योंकि ये कहानी उस दौरान लिखी गई, उपन्यास उस दौरान लिखा गया जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और ये दिल्ली के अक्षरधाम के आसपास की कहानी शुरू होती है, उसी की पृष्ठभूमि पर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? किसान, बिकट भट्ट, केशों की कथा और राष्ट्र भारती। यहाँ पे देखो पेपर बनाने वाले ने क्या खेल किया है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं राष्ट्रीय कविताओं के लिए, और इसलिए ऑप्शन में इन्होंने नाम दिया है राष्ट्र भारती, जो कि इनकी रचना नहीं है। और यह नाम पढ़ के आप सोचो कि इनकी रचना है।
खैर ये उसकी इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मालती के लेखक हैं गैंग्रीन, पुस्तक मालती जो कैरेक्टर है वो गैंग्रीन की है। वजीरा सिंह जो हैं वो उसने कहा था कि पात्र हैं। बुद्धगुप्त आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद की रचना है। और लाल मोहर ये तीसरी कसम फणीश्वर नाथ जी के द्वारा लिखी गई रचना का पात्र है, कहानी का पात्र है। ये रहा डिटेल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जई तू बहिष्य औ जय भग्या घर अंतु। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत फेमस लाइन है ये हेमचंद्र पुस्तक से ली गई है। चलो ये पहले देखते हैं डिटेल। इसमें इसका मतलब पूछ रहे हैं क्या है। हे बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। अच्छा जी, सही बात है। ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक नहीं था, ये तो गलत बात है, ऐसा कही नहीं रहा। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ, ये भी गलत बात है। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई, और ये बात भी सत्य है। ए और डी इसका आंसर है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? इस पहेली का सही उत्तर है अरहर। अरहर जो है वो 11 महीने यानी 12 पूरे एक साल की फसल है, तो 11 महीने छोड़ के 12वें महीने यानी जेठ के महीने में वो काटी जाती है। तो वो यही बोल रहा है कि 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। चलो ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान। क्वेश्चन नंबर 36। पहला है शकुन जो है ये बंटी, शकुन जो है बंटी से रिलेटेड है। और महामाया अघोर भैरव और पार्वती रामबोला और हलीमा सौदागर सिंह से। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही आंसर होना चाहिए इसका ए, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार, ये तो है ही, पता ही सबको। इतने पास अपने नदी पर बाँक की छाव, ये भी इन्हीं की रचना है। इतने कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये इनकी रचना नहीं है। बी और डी इनकी रचना नहीं है, ए और सी इनकी रचनाएं हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन बनता है डी, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय जी की रचना है, और इतने पास अपने ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। देखते हैं। असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। सही बात है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। दोनों ही बातें सही हैं, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए है, और ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तद दोष शब्दार्थ सगुणावलंकृत पुनः क्वापि। उक्ति किस आचार्य की है? भामह, मम्मट, धनन्य, भोजराज। तो इसका सही आंसर है मम्मट जी ने ये बात कही थी, और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी। हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड हर बार पूछा जाता है, और सेम इसी तरीके से पूछता है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और ये है उसने कहा था। इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41। जात लेत जात टके सिर जात 1 टका 2 हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाला ब्राह्मण इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। यह नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यही बात है, जिसने पढ़ी है उसे ये पता भी होगा, यही बात कह रहा है ये। चलो ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाए, हर साल हर शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में भी पूछते हैं, दूसरी वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया? कॉमन सेंस लगा, नहीं भी पता होगा तो भी, कि पूर्वजों की बात हो रही तो पहले खंड में ही तो करेंगे। और पहला खंड कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। अब ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सा पहला है, तो ये देख लो। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, और 1978 में आई थी बसेरे से दूर, और 1985 में आई थी 10 द्वार से सोपान तक।
ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। शरद चंद्र जी का लिखा हुआ कौन सा है? आवारा मसीहा। नेक्स्ट है शिवरानी देवी जी ने लिखी थी प्रेमचंद के घर में। राम वृक्ष बेनीपुरी इन्होंने गेहूं और गुलाब रचना लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन जी के नीड़ का निर्माण फिर देखो यहीं ऊपर था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पूछा इन्होंने, नीड़ का निर्माण फिर। अगर ये वाला नहीं पता था तो भी यहाँ से उठा सकते थे कि इनके रचनाओं के बारे में पूछा है तो इन्हीं की रचना, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, अटेंटिव हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में उसी कहीं ऑप्शन में या कहीं क्वेश्चन में मिल जाएंगे और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 44। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। रामचंद्र शुक्ल, चंद्रबली पांडे जी, विश्वनाथ प्रसाद जी या शिव कुमार मिश्र जी। तो इसका आंसर है विश्वनाथ प्रसाद जी, प्रेम के पीर थे, पीर के पक्षी थे। और ये रहा डिटेल्ड आंसर इसका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसे कालक्रम में लगाना है। चलो देखते हैं कौन सी रचना किस साल प्रकाशित हुई थी, उस अनुसार इसे कालक्रम में लगाते हैं। आँखों देखा पाकिस्तान, ये आई थी 2006 में। 2006 में पुस्तक रिलीज हुई थी और ये कमलेश्वर जी ने लिखी थी। चीड़ों पर चांदनी 1964 में आई थी, निर्मल वर्मा की ये रचना है। और नए चीन में 10 दिन, नए चीन में 10 दिन, कॉमन सेंस लगाओ, ये कब नया चीन कब की? हमारे जब 1962 की लड़ाई हो चुकी है उसके बाद की है, तो 1962 के बाद की ये यात्रा वृत्तांत की बेस्ड कहानी है गिरिधर राठी जी की। और नेक्स्ट है पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी और इन्होंने इसे 1952 में प्रकाशित करवाई थी। और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका बंटी। 100% रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बंटी। हर साल हर सेशन में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों में। आपका बंटी उपन्यास से वर्णित समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, सही बात है। मातृत्व प्रेम की लालसा, ये भी बात सही है और यही इसका आंसर भी है, इसको पढ़ने की जरूरत भी। आत्महत्या का कोई विचार की बातचीत नहीं है। पूरे जिसने ये उपन्यास पढ़ा होगा उसे ये बात पता होगी, और नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा पेपर देने के बाद। बहुत अच्छा उपन्यास है, ठीक है, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, अच्छा है। कभी कभी ये रचनाएं आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद जी। तो कौन है? ये 5 ही हैं, देखो 5 हैं, इन 5 के नाम रट लो, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 5 संप्रदाय के नाम। इसका आंसर है मध्वाचार्य जी। चलो नेक्स्ट डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। विदुर क्या कहते हैं? हृदय तुम्हारा पत्थर का गांधारी, ये लाइन विदुर की है। और गांधारी की लाइन क्या है कि पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती हैं और बाधाएं मत डालो। अश्वत्थामा की लाइन क्या है? अश्वत्थामा कहता है मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। तो ये हो गया। ये संजय ने अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, ये उनकी लाइन है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, एक क्वेश्चन 100% इससे भी आता है, तद्भव तत्सम से रिलेटेड। ये कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है। तत्सम माने संस्कृत से मिलता जुलता कौन सा? आग, बयार, पंखा, ये तीनों ही नहीं है। अक्षर, ये संस्कृत निष्ठ है और यही इसका आंसर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, और इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। इसके रामविलास शर्मा जी ने बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये रचना लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, ये रामचंद्र तिवारी जी की रचना है। रामचंद्र तिवारी,
ये उनकी रचना है। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शिव कुमार शर्मा जी की है, शिव कुमार मिश्र जी, सॉरी, शिव कुमार मिश्र जी की रचना है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपना कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? अगर पिछली वीडियो किसी ने देखी हो तो मैं बोलाऊँगा कि महानता की जब बातें होंगी तो वो मेहता और मालती के बीच में होंगी, लेकिन कुछ मिडिल लेवल की बातचीत हो रही होगी जहाँ थोड़ा यथार्थ से जुड़ा, तो वो गोविंदी और मेहता जी के बीच बातचीत होगी। तो वो है बी आंसर, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के विचार क्या हैं? तो पहला है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। दूसरा, कृष्ण की रामलीला का अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन। इसकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंदों से लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है, ये जो पहली दोनों लाइनें हैं ये दोनों सही हैं। ये लास्ट रचना में ये पंच सोरठा नहीं लिखी गई, नहीं ऐसा बात नहीं है। और नहीं पाया जाता है, कैसे नहीं, संस्कृत का और ऊपर अनुप्रास का प्रयोग इन्होंने किया है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? जंगल घना है और भयावह है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौतियाँ भी है, यह जंगल केवल योगी युक्तियों के उपाय। तीनों बातें बकवास की हैं। यही सी वाला जो ऑप्शन ये बात कर रहा है कि सिर्फ जंगल की बातचीत नहीं चल रही है, ये जीवन की चुनौतियों की भी बातचीत कर रहा है। और ये है डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, झूठा सच, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये PYQ में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की, ये पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। विभाजन की भयोतात्मक आकांक्षा, ये भी है। शहरी जीवन की विसंगतियाँ, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। आप ही लोग बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? यस, यही है। तीसरी और पहली वाली बात बकवास है। यही विभाजन की बातचीत करता है, और दूसरा सांप्रदायिकता के बेस पर होने वाले दंगों के बारे में बातचीत करता है। झूठा सच, इसका 2 भाग आया था, पहला आया था 1958 में, दूसरा आया था 1960 में। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े। तो इसमें इन्होंने पूरा ना लिख के सीधे पूछ दिया झाई शब्द का अर्थ क्या है। झाई शब्द का अर्थ यहाँ पर परछाई और झलक दोनों से है, मुस्कान की कोई बातचीत नहीं। झाई का मतलब मुस्कान और दृष्टि तो नहीं होनी चाहिए। कॉमन बेसिक हिंदी आती है तो उसको भी पता होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। औपम्य गर्भ, ये व्यतिरेक है। और सादृश्य मूलक क्या होता है? सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा होती है। और विरोध गर्भ जो है वो विभावना के लिए कहा जाता है। और श्रृंखला मूलक एकावली होती है। तो इसका डिटेल आंसर, वैसे इसका आंसर होना चाहिए बी, और ये रहा डिटेल इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्तिबोध की रचना है। अजय की डायरी एक साहित्य की डायरी, प्रवास की डायरी सैलानी की डायरी। तो इसकी आंसर है साहित्य की डायरी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने पूछा था। बुक का नाम पूछा था, उसमें पूछा था कि रचनाकार कौन है। इस पर इन्होंने रचनाकार का नाम पूछा और फिर उनकी रचना के बारे में पूछा। तो पैटर्न उन्होंने बस खाली पलट दिया, क्वेश्चन सेम है। चलो यह देखते हैं 58। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? ये कथन पुरूरवा का है, उर्वशी का है, औशिनरी का है, या महर्षि चैवन्य का है? चैवन। तो ये उर्वशी ने ये बात कही थी उर्वशी नामक उपन्यास में। और उर्वशी किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। ये रहा इसका डिटेल आंसर।
1961 में प्रकाशित हुई थी ये रचना। नेक्स्ट देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित आनंद कदम्बनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। इसमें पूछा है इन्होंने कि इसके पात्र कौन से हैं, चिट्ठे से संबंधित कौन है, तो कलकत्ता और भारत मित्र ये दोनों ही इससे रिलेटेड हैं। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी एंड डी, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी की स्थापनाएं क्या हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही है, विशेष लक्ष्य रखकर चला है। अच्छा जी, और नेक्स्ट है, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। छायावाद में रचनाएं अन्योति पद्धति पर नहीं की जाती। व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। तो इसके बातचीत पहली और दूसरी ये दोनों सही बात है, ये तीसरी और चौथी जो बकवास की बातचीत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। भूतही, अगर इस शब्द से भी आप जाओगे तो आपको ये नाम पढ़ते ही शायद रिलेशन मिल जाए। जूठन, अपने अपने पिंजरे, मुर्दहिया और मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसका आंसर है मुर्दहिया। 61 का डिटेल आंसर ये रहा। मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुई थी, और ये रहा बाकी का जो डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है। एक कहानी, यह भी, अनन्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बाणभट्ट की हम आत्मकथा, ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, ये भी एक उपन्यास है। ये दोनों आत्मकथाएं नहीं हैं। तो इस हिसाब से बी और डी इसका आंसर है। तो ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति, क्वेश्चन नंबर 63, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। ए, राजनीतिक द्वंद्व, बी, वयः संधि, पुरुष परीक्षा, अनमेल विवाह। तो इसका सही आंसर है बी एंड डी, वयः संधि, अनमेल विवाह। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। एजरा पाउंड ने कहा था, जॉन डन ने कहा था, क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा था, या हाइडेगर ने कहा था। तो ये क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा था। इसका डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटाते, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, जय पाखी के नियर होय कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई के जरी तरीवर होय निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह क्या है। ये संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में, परिणाम संनिर्देश के रूप में, केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए, अभिधात्मक धर्म अर्ध बोध के लिए। तो इसका आंसर है संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में कहा गया है ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी रचना अमृत लाल नागर जी की नहीं है। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो इनकी रचना जो अर्धनारीश्वर नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की रचना है, ये तीनों इन्हीं की रचना है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। परीक्षा गुरु हर साल पूछा जाता है, इसी साल में दूसरा क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विषय केंद्रित है। प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, यही इसका आंसर है। ये आंसर आपको पता होना चाहिए था, मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा किसकी कहानी है। राजा निर्बंसिया की, किसका पात्र है। राजा निर्बंसिया की है, या नीली झील की है, सफ़ेद तितलियाँ, सीने का दर्द। तो इसका आंसर है राजा निर्बंसिया। ये जो है कमलेश्वर जी की लिखी हुई रचना है, और 1957 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने ही इसका जिक्र किया था अपनी रचना में। इसको कालक्रम के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के कालक्रम के अनुसार इसे लगाना है। लेट्स सी द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सबसे पहले है निस्सहाय हिंदू, इसकी पब्लिकेशन हुई थी 1890 में। ये रामकृष्ण दास जी द्वारा लिखी गई है। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये लिखी गई है बाणकृष्ण भट्ट द्वारा, और ये 1886 में रिलीज़ हुई थी। परीक्षा गुरु, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, 1882 में
रिलीज हुई थी, लाला श्रीनिवास जी द्वारा लिखी गई। देवरानी जेठानी 1870 की कहानी है ये, 1870 की, सॉरी कहानी बोल रहा हूँ, उपन्यास। इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए CBDA। और ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के लिए कारण उससे अजनबी हो जाता है, सही बात है। और दूसरा क्या है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति को मजबूरी है, ये भी बात सही है। इस हिसाब से दोनों बात सही है और ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट कामायनी के 71 का, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम जो 7 इनके क्रम खंड है वो है, सबसे पहले चिंता सर्ग आता है, फिर आशा सर्ग आता है, फिर श्रद्धा, फिर काम, वासना, फिर आता है लज्जा सर्ग, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, फिर स्वप्न, फिर संघर्ष, फिर निर्वेद, फिर दर्शन, फिर रहस्य, फिर आनंद सर्ग आता है। तो इस तरीके से टोटल इनके 15 सर्ग हैं। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ABCD, यानी ये चारों सर्ग सही सीक्वेंस में दिए गए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन, ये स्कंदगुप्त पुस्तक से लिया, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया, स्कंदगुप्त में है देवसेना जी। तो देवसेना जी महानता की बातें करेंगी, तो महानता वाली जो लाइनें होंगी वो सही होंगी। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, वीरों को अभी क्या है व्यवसाय है, क्या ही उन्माद भावना है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं, सी है नए ढंग के आभूषण सुंदर वसन भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की पट्टी होना चाहिए वैसे यहाँ पे। और ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो महानता की बातें देवसेना करेगी, तो ऑब्वियस बात है महानता वाली बातें B और C में कही गई हैं, यही इसका आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही कालक्रम क्या है। वैसे हम लोग अष्टछाप के कवियों का नाम याद रखते हैं लेकिन कालक्रम नहीं याद करते यूजुअली, बट इन्होंने पूछ लिया तो आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं सूरदास, फिर नंददास, कृष्णदास आते हैं, फिर परमानंद दास जी आते हैं, फिर कुंभन दास आते हैं, फिर चतुर्वेद दास जाते, फिर छीत स्वामी, फिर गोविंद स्वामी आते हैं। तो लास्ट में 2 स्वामी आते हैं, उसके पहले 6 दास हैं। चलो ये है टोटल, और इसका सीक्वेंस जो है वो है BADC। तो ये रहा डिटेल आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और ये बाकी का और डिटेल, इनके गुरुओं के नाम है, इनका जन्म स्थान और कवि के नाम, जन्म मृत्यु के बारे में भी ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसे गलत तो नहीं कर सकते आप। सांप्रदायिक सामंजस्य की बात करता है, बाल मनोविज्ञान की बात करता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। दूसरा है राजनीतिक चेतना की बात करता है, बिल्कुल नहीं। मातृवात्सल्य की बात करता है, यस करता है। हामिद और अमीना के बीच की मातृवात्सल्य की बातचीत करता है। बूढ़ी अमीना बालक हामिद बन गई, बूढ़ी अमीना बालक अमीना बन गई, बालिका अमीना, और ये इसका आंसर D। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह मृत प्रायवर्जित है और वह पर स्त्रीगामी था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। इसका आंसर यही है। महानता की बातचीत है तो महानता वाली, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की बातें हैं तो वो महानता वाली ही होंगी, तो महानता वाली चीज़। चलो नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 का मिलान, शेखर जो है उसका मिलान करना है, शेखर सरस्वती से रिलेटेड है। नेक्स्ट सिलिया किससे रिलेटेड है, सिलिया माता दीन से रिलेटेड है, ये गोदान से लिए। जयदेवपुरी किससे रिलेटेड है, तारा से रिलेटेड, उनका पार्टनर का नाम है। बाणभट्ट निपुणिका से। तो इस हिसाब से इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए B। नेक्स्ट इसका डिटेल आंसर ये रहा। 77 देखते हैं, असर्शन रीजनिंग, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, ये बात तो सही है, वो ये बात मानता है कि निर्माता नहीं है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है और ईश्वर कारण वह ईश्वर की सृष्टि है। गलत, पहला सही है दूसरा गलत है। अगर कभी ऐसा मिल जाए पहला सही दूसरा गलत या पहला गलत दूसरा सही, सीधे C और D में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे C ऑप्शन होगा। और ये रहा इसका डिटेल आंसर।
भोलाराम का जीव, हरिशंकर प्रसाद जी की बहुत ही बेहतरीन रचना। भ्रष्टाचार की पक्षधरता की बात करता है, भ्रष्टाचार का अनावरण करता है, सदाचार का निषेध करता है, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका आंसर है बी एंड डी, क्योंकि ये दोनों बातचीत होती है उस कहानी में। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही कालक्रम लगाना है हमें। दूसरी परंपरा की खोज, और ये जो पुस्तकें दी गई हैं इनके, चलो ऐसे सीधे करते। पहले दूसरी परंपरा की खोज 1967 में आई थी, 1967 में रिलीज हुई थी। व्योमकेश दरवेश ने, ये 2010 में रिलीज हुई थी। इसके रचयिता हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। शांति निकेतन से शिवालिक तक, ये रचना प्रकाशित हुई थी 1967 में। और साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1997 में रिलीज हुई थी, मैंने प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर है CADB, और ये रहा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय बंधुत्व किसे कहते हैं? अब मैं नाच्यो बहुत गोपाला, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो इसका आंसर है रामायण का समय। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। बाकी उनकी रचनाओं, अन्य रचनाओं के बारे में ये रहा। राग दरबारी रिपीटेड मल्टीपल बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त है मुक्त शिक्षा, ग्रामीण कर उड़ाई जिंदगी की आलोचना, बैंक का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर है बी और डी। इसकी क्यों ही बात करेंगे। और मुफ्त शिक्षा की बात, सरकारी योजनाएं हैं क्या राग दरबारी उपन्यास में जो इसकी बातचीत करेंगे। खैर, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं। राम रावण के युद्ध को निरूपित करने के लिए निराला ने, राम की शक्ति पूजा की बातचीत चल रही है, संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, नहीं किया है। अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया, ये भी नहीं किया। संस्कृत पद पहली नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही बात है। तीसरे शब्दों का लाक्षणिकता का प्रयोग किया, नहीं किया है। त्रिपाठी जी ने इसका प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री का। और ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। फटिक भूमि पद पर कर पग छाया, यह शोभा अति रजत करी, कर प्रति पद प्रतिमानी, वसुधा कमल बैठकी सजाती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की, सूरदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की हैं, या फिर कबीरदास जी की है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं भ्रमर गीत में। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा है? क्रिएट ऑफ डाइलेक्टिक रीजन है। कार्ल मार्क्स, एडगर, रॉल्फ फॉक्स, या फिर सार्थ ने ये बात कही है? तो इसका आंसर है सार्थ। सार्थ ने इसे ये लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। आवारा मसीहा, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र पे, रविंद्रनाथ पर, बंकिम चंद्र पे, माइकल मधुसूदन दत्त पे? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर ऑप्शन दिया गया था इसी तरीके से। शरद चंद्र, यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि किसके जीवन पर आधारित है। रिपीटेड क्वेश्चन एकदम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 86। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के आगे अंगों का सही कालक्रम। कथानक होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, विचार होना चाहिए, पद योजना चाहिए। ये सही है, यही सीक्वेंस होना चाहिए ABCD। तो इसका आंसर सी है। ये रहा डिटेल आंसर। नेक्स्ट। देवगिरी को जीत कर दिल्ली आने के बाद चामुंडे राय दामिन ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गोरी से मान भंग के लिए? बिल्कुल नहीं, पहला है, मृगया के लिए किया था। और ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, TS इलियट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैं, पाश्चात्य आलोचक हैं ये। और इसका डिटेल आंसर ये रहा। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से इसको सीक्वेंस में लगाना है। आचार्य, देखो इसका जो सही कालक्रम है, हिंदी आलोचना, ये 1955 में है, आई थी। हिंदी जाति का साहित्य
ये 1986 में आई थी। और नेक्स्ट भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये 2001 में आई थी। परंपरा का मूल्यांकन, ये आई थी 1981 में। परंतु जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन का सीक्वेंस गलत है, इसलिए इसे आयोग ने, एनटीए ने उस साल ड्रॉप कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जातीय संगीत से इनका वो है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कविता और कवि, इससे रिलेटेड है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो मेरी जन्मभूमि से रिलेटेड हैं। और विद्या श्रीनिवास जी, फागुन दुईरे दीना, इससे रिलेटेड हैं। और ये इसका आंसर इस हिसाब से सी होना चाहिए, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 95 तक पैसेज बेस है। आप पैसेज पढ़ लीजिए और मैं सीधे आंसर डिस्कस करता हूँ। आई होप आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय है। असुंदरता को असुंदर की अनदेखी और सुंदर का प्रदर्शन, विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना, अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित और छोटे बड़ों को एक जैसा बनाना, दुनिया की बाह्य विषमताओं को समाप्त करके समरसता स्थापित करना। तो पद्य के हिसाब से विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों का सामंजस्य स्थापित करना है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। सौंदर्य की दृष्टि के लिए आवश्यक है अपने भूखंड और अपनी उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना, अपनी रचना में धूल मिट्टी के कणों गुणों का वर्णन करना, रचनाकार को अपने पर्यावरण से असंपक्त होना, रचनाकार का असुंदर को जड़ से निपटाना। तो इसका सही आंसर है अपने भूखंड और अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ चलना। बाकी की चीज़ें बकवास की बातचीत है। नेक्स्ट देखते हैं 93, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए अशिक्षा को शिक्षा और भय ग्लानि से लड़ने के लिए प्रेरित न करना। बिल्कुल गलत बात है, क्यों नहीं करेगा, करना ही चाहिए। बाहरी सुंदरता पर पर्दा डालकर, यही गलत हो जाता है। ये पर्दा क्यों डालेंगे, सौंदर्य लोक का अवतरण करना। भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज के बाह्य सामंजस्य स्थापित करना, सही बात है। यही सही आंसर, तो आगे बढ़ना क्या, खैर पढ़ लेते हैं। निर्वासन और अशिक्षित कुशिक्षित जनता की समस्या की उपेक्षा करना, क्यों ही कहेगा ऐसा कोई, पढ़ा लिखा सभ्य इंसान ऐसी बात तो करेगा नहीं। और आंसर भी वही सी। नेक्स्ट देखते हैं 94, उपर्युक्त अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है। हमारे देश का अंतर बाह्य अत्यंत प्रीतकर है। हमारा देश इसलिए महान है कि वह अंदर बाहर से प्रीतकर है। अच्छा जी। नेक्स्ट है, हम आँख और कान को अच्छा न लगने के बावजूद बौद्धिक दृष्टि से हमारा देश प्रीतकर है। आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है किंतु बाह्य दृष्टि से अप्रीतकर है। यही बात सही है, थोड़ा बैलेंस्ड वे में बातचीत कर रहा है और पैराग्राफ से सुसंगत भी है। नेक्स्ट देखते हैं 95 और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अनसीन पैसेज। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता का अभिप्राय है। असुंदर को कम किए बिना सुंदरता नहीं हुआ जा सकता, और सुंदरता और असुंदरता दोनों विरोधी गुण है, दोनों में कभी मेल नहीं हो सकता। क्या बकवास की बात है, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है, सुंदर बनने के लिए असुंदर को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है, ये भी गलत बात है। सुंदरता और असुंदरता को अक्षुण्य रखते हुए मध्यम मार्ग अपनाना, ये भी गलत बात है। इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन बचा है, कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता। इसका डिटेल आंसर ये रहा। अब है दूसरा पैसेज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 96 से क्वेश्चन नंबर 100 तक का आंसर देना है आपको। आप इसे पढ़ लीजिए। यस, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस करते हैं। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विवाह से पुरुष के दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आ जाता है क्योंकि घर में पत्नी आ जाती है। और क्या बकवास की बात है। विवाह से पुरुष के कर्तव्यों में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है क्योंकि पत्नी ध्यान उन पर रखता है, ये भी गलत है। विवाह से पुरुष को अपने मित्रों की संख्या कम करनी पड़े, ये भी गलत बात है। उदाहरण होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी से अपरिचित मित्रों के भाव को महसूस नहीं कर पाता, ये भी बात सही है। यही वाला सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सही कथन क्या है। विवाह से पुरुष को बहुत कुछ जोड़ना और छोड़ना पड़ता है। विवाह से पुरुष की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहती हैं। ठीक है। विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थितियों में खास फर्क नहीं पड़ता है। पद्य के अनुसार सी है। विवाह से
पुरुष बंधनों से ऐसे जकड़ जाता है, ये भी गलत बात है। पैसेज में ऐसा कुछ कहीं डिस्कस किया ही नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, ये रहा इसका डिटेल आंसर। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्त्री के बड़े से बड़े अभावों से सास ससुर के प्रीति उसके कर्तव्य पालन पूरा नहीं कर सकता, क्या गलत बात है। स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता, ये सही बात है, पैसेज में ऐसा कहा गया है। और नेक्स्ट है, स्त्री अभाव को अपने माता पिता की इच्छा का आदर आज्ञा पालन करना नहीं पूरा नहीं कर पाती, गलत बात है। स्त्री के अभाव बड़े अभाव को अपने भाई बहन के प्रति प्रेम और कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता, ये भी गलत बात है। पैसेज में ऐसा कहा ही नहीं है, पैसेज में बी वाली बात कही गई है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 99। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विवाह स्त्री को एक ऐसा घर परिवार का सदस्य बना देता है जिससे वह पहले से परिचित होती है, ऐसा नहीं है। विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार से ले जाता है जहां उसकी कोई नवीन अनुभव नहीं होता है, गलत बात है। विवाह स्त्री से चिर परिचित घर परिवार को छोड़कर एक दूसरे घर परिवार में ले जाकर उसके नए अनुभव से संपन्न कराता है, सही बात कह रहा है। पैसेज में ऐसा बोला गया है, विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार का हिस्सा बना देती है जिससे सर्वथा लोकोत्तर अनुभव होता है, गलत बात है। ये इसका आंसर सी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जाने से जैसी छोटी छोटी बातों में अक्सर पति के रोक टोक के कारण स्त्री विरक्त हो जाती है, अच्छा जी, ऐसा कुछ तो नहीं कहा है। घर के बाहर भीतर की पति के माता पिता के व्यवधान डालने के कारण स्त्री विरक्त हो जाती है, ये भी गलत है। घर के बाहर भीतर आने जाने से जैसी छोटी छोटी बातों पर सास ननद के प्राय टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है, ये भी गलत है। स्त्री के घर के बाहर आने जाने जैसी सामान्य बातों पर कभी कभार टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है, ये बात सही है, ये पैसेज में कहा भी गया है। और ये इसी के साथ समाप्त कर हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिया। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए वीडियो को, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।